गॉड लेवल की पिछली एपिसोड के एंड पे हमने देखा था फेंगवू अपने पास से एक स्क्रोल निकालता है जो कि एक एंशिएंट हॉरिक्रूक्स है जिसकी पावर बहुत ज्यादा है और उसकी पावर ग्रेविटी है। उसकी पावर्स को रिलीज करते हुए बिमिंग के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है जबकि बिमिंग जमीन के अंदर धंसता जा रहा होता है। बिमिंग उसे कहता है तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास एब्सोल्यूट पावर है, तुम्हारे पास अगर एक एंशिएंट हॉरिक्रूक्स है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूँ। बिमिंग अपने स्केलेटल गन को भी एक्टिवेट करता है और कहता है ऐसे तो स्केलेटल गन को यूज करने में बहुत ज्यादा रिस्क है लेकिन मुझे ये रिस्क लेना होगा, इसलिए मैं एम्परर लेवल तक पहुंचना चाहता था, उसके बाद से यूज करता लेकिन अब मुझे यही बार यूज करना पड़ेगा। फेंगवू भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। बिमिंग उससे कहता है चलो फिर मुझे दिखाओ तुम्हारी फैंग फैमिली के पास कितनी ज्यादा पावर है। बिमिंग अपने स्केलेटल गन को रिफाइन कर लेता है और उसकी तरफ सामने करते हुए कहता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली पावर क्या होती है। साथ ही बिमिंग चिल्लाकर कहता है ड्रैगन डिस्ट्रॉयज द ह्यूमन और उसके स्केलेटल गन के अंदर से बहुत सारी एनर्जी रेज निकलती है जो कि सीधी जाकर फेंगवू की शील्ड के साथ टकराती है। फेंगवू अपने उसी स्क्रोल को यूज करते हुए अपने सामने एक शील्ड बना लेता है, एक प्रेशर की शील्ड, जिसकी वजह से बिमिंग के अटैक्स उस तक नहीं पहुंच पाते। फेंगवू हंसना शुरू कर देता है और बिमिंग से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये स्केलेटल गन मेरे इस एंशिएंट हॉरिक्रूक्स के सामने टिक पाएगा? चाहे आज तुम कितना मर्जी फड़फड़ा लो लेकिन आज तुम्हारी मौत तय है, तुम मेरे हाथों से ही मरोगे। बिमिंग उसे कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो? क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर मैं मरने वाला हूँ? फेंगवू और लू दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है जब वो अपनी शील्ड की तरफ देखते हैं तो बिमिंग के एरोज ने उसकी शील्ड को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया होता है। जैसे ही उसकी शील्ड मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाती है बिमिंग अपने स्केलेटल गन को पकड़ते हुए उसकी तरफ फेंक देता है और कहता है अभी मेरे पास चांस है। इस तरह एक स्पीयर को फेंका जाता है। बिमिंग वैसे ही उस स्केलेटल गन को उसकी तरफ फेंक देता है। बिमिंग का स्केलेटल गन सीधा आकर उसके स्क्रोल के ऊपर लगता है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और फेंगवू के उस स्क्रोल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फेंगवू ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा ये एंशिएंट हॉरिक्रूक्स ये कैसे बर्बाद हो सकता है, ये तो एक बहुत ही पावरफुल वेपन था। बिमिंग का स्केलेटल गन उस स्क्रोल को डिस्ट्रॉय करने के बाद फेंगवू की तरफ आगे बढ़ता है। उसी वक्त लू फेंगवू से कहता है माय लॉर्ड सामने से हट जाओ वरना वो स्पीयर तुम्हें लग जाएगा, लेकिन क्योंकि फेंगवू के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उसके सामने से हट जाए उसी वक्त लू आगे बढ़ता है और उस स्पीयर के सामने खड़ा हो जाता है और वो स्पीयर सीधा आकर लू की बॉडी में लगता है। लू स्पीयर के लगने की वजह से पीछे जाकर गिरता है। फेंगवू भागता हुआ उसके पास आ जाता है लेकिन फेंगवू के लू तक पहुँचने से पहले ही लू मर चुका होता है क्योंकि वो स्पीयर उसकी बॉडी के अंदर धंसा होता है। फेंगवू वहीं जमीन पर गिर जाता है और लू के लिए रोना शुरू कर देता है। बिमिंग अपने स्केलेटल गन से कहता है वापस आ जाओ और उसका स्केलेटल गन लू की बॉडी से निकलकर वापस बिमिंग के हाथ में आ जाता है। फिर बिमिंग फेंगवू से कहता है अब तुम्हारी बारी है। फेंगवू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और साथ ही परेशान भी होता है। फेंगवू कहता है मैं हर बार इस मंकी से क्यों हार रहा हूँ? पहले इसने मेरा डीमन रिफाइनिंग टावर मुझसे छीन लिया, उसके बाद हमारे थर्ड एल्डर को मार डाला और अब इसने लू को मार दिया है और अब मुझे भी मारने वाला है। ये तो सिर्फ एक लो फैमिली में पैदा हुआ बंदर है, ये मेरे सामने कैसे टिक सकता है? बिमिंग फेंगवू से कहता है तुम्हारी ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं एक लो क्लास फैमिली से हूँ, हाँ मुझे पता है, लेकिन क्या करूं, मैं तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तुम एक हाई क्लास फैमिली से होने के बावजूद भी मुझे नहीं हरा सकते जिसे तुम एक लो फैमिली का समझते हो। तो मुझे भी आज ये बात समझ आ गई है कि तुम्हारी फैंग फैमिली वाले भी इतने कोई हास नहीं है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक रॉयल फैमिली में पैदा होते हो या फिर एक लो क्लास फैमिली में, अगर तुम वीक हो तो तुम वीक हो। फेंगवू उसके सामने अपनी हार मान लेता है और उसे कहता है ब्रदर चैन बिमिंग चलो ठीक है, हम दोनों एक डील कर लेते हैं, तुम मुझे माफ कर दो, मेरी जान बख्श दो और इसके बदले में आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है मैं उसको बुला दूंगा और इसके अलावा हमारी फैंग फैमिली के हजाने वाले रूम से तुम अपने लिए जो भी लेना चाहो वो तुम ले सकते हो। फेंगवू बेचारे को तो पता ही नहीं कि इनका हजाना पहले से वहाँ से साफ हो चुका है। साथ ही फेंगवू से कहता है मुझे याद आया डीमन सिटी वालों ने तुम्हें सेकंड इन कमांड बनाने का कहा था कि अगर तुम डीमन सिटी में चले जाते हो, अगर तुम हमारे यहाँ पर इस शहर में रहते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें फिनिक्स सिटी का सेकंड इन कमांड बना दूंगा। डीमन सिटी वालों से भी ज्यादा यहाँ पर तुम्हें इज्जत और रुतबा मिलेगा और बहुत ज्यादा पैसा भी मिलेगा। हमारा फिनिक्स सिटी डीमन सिटी से कहीं ज्यादा पावरफुल है और बहुत ज्यादा पैसे वाला है, इसलिए अगर तुम यहाँ के सेकंड इन कमांड बनते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। बिमिंग फेंगवू से कहता है तुम्हारी ऑफर तो बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन जबकि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं सिटी लॉर्ड से फाइट करके सिटी लॉर्ड बन सकता हूँ तो फिर मुझे सेकंड इन कमांड बनने की क्या जरूरत है? ये बात सुनते ही फेंगवू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पास से एक नाइफ निकालते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है दिन में सपने देखना बंद करो, तुम कभी भी इस सिटी के लॉर्ड नहीं बन सकते। फेंगवू क्योंकि बातें करते हुए बिमिंग के बहुत ज्यादा करीब आ चुका होता है, इसलिए वहाँ से उस पर स्नीक अटैक करना बहुत ज्यादा आसान होता है। वो अपने नाइफ से जैसे बिमिंग पर अटैक करने लगता है बिमिंग बहुत ही जल्दी उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह का स्नीक अटैक मुझ पर कर सकते हो? लेकिन नहीं, मैं तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और होशियार हूँ। साथ ही बिमिंग उसके बाजू को मोड़ देता है और उसका बाजू तोड़ देता है।
फेंगवू वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है। फेंगवू का एक बाजू टूट जाने के बाद फेंगवू से कहता है तुम सिर्फ एक बंदर हो, तुम कुछ भी नहीं, और दूसरे हाथ में पावर रिलीज करते हुए फिर से बिमिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है मैं आज तुम्हें मार डालूंगा, चाहे मुझे मरना ही क्यों न पड़े। फेंगवू के हाथ में जो डैगर था वो बिमिंग के पास ही गिरा होता है। बिमिंग उसको अपने पांव से ऊपर की तरफ उठाता है और साथ ही उसको किक मारते हुए उसकी तरफ फेंक देता है। डैगर उड़ता हुआ सीधा जाकर फेंगवू की चेस्ट में लगता है, जिससे फेंगवू पीछे की तरफ गिर जाता है। फेंगवू नीचे गिरने के बाद कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक लो क्लास के बंदर से कैसे हार सकता हूँ, मैं एक रॉयल ब्लड हूँ। और साथ ही फेंगवू मर जाता है। फेंगवू के मरने के फौरन बाद ही बिमिंग भी अपने मुंह से खांसते हुए ब्लड निकालता है। वो भी एक जोरदार झटका लगता है। बिमिंग अपनी चेस्ट पे हाथ रख लेता है। गूडाऊ से कहता है बॉस क्या तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हुआ? बिमिंग उनसे कहता है मैं बहुत ज्यादा वीक हो चुका हूँ क्योंकि स्केलेटल गन ने मेरी बहुत सारी सोल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है, अब तो मुझे चला भी नहीं जा रहा। बिमिंग अपनी चेस्ट को और भी जोर से पकड़ लेता है और घुटनों के बल आ जाता है। बिमिंग कहता है कि इससे पहले कि मैं आफ्टर इफेक्ट्स की वजह से मारा जाऊं, मुझे अपनी की पावर को दोबारा से रिस्टोर करना होगा। वो जल्दी से अपने पास से वो बॉटल निकालता है जिसके अंदर जेड बोन से बनी हुई पिल्स है, लेकिन उसके हाथ से वो बॉटल गिर जाती है। वो सारी पिल्स भी जमीन पर बिखर जाती हैं। बिमिंग चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है मैं तो अपने हाथों को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। और साथ ही वो पीछे की तरफ नीचे गिर जाता है। गूडा और ब्लैक विडो भागते हुए उसके पास आ जाते हैं। बिमिंग गिरने के बाद वहीं पर बेहोश हो जाता है, जबकि स्नोबॉल जल्दी से आकर उसकी कमर पर बैठ जाती है और कूदना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर के बाद जब बिमिंग को होश आती है तो स्नोबॉल उसके ऊपर बैठी चिरप चिरप कर रही होती है। गूडा उसे सहारा देते हुए उठाता और कहता है चलो शुक्र है बॉस तुम्हें होश तो आई। बिमिंग उसे कहता है मैं कितनी देर तक किसी तरह बेहोश था? गूडा उसे कहता है ज्यादा नहीं, बस कुछ ही घंटों तक। तुमने तो हमें बहुत ज्यादा डरा दिया था, मुझे लगा शायद तुम्हारा काम हो गया। फिर वो स्नोबॉल की तरफ इशारा करते हुए कहता है स्नोबॉल का शुक्रिया कि इसने तुम्हें बचा लिया, ये तुम्हें मेडिसिन और पिल्स भी दे रही थी और साथ ही अपनी एनर्जी को तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफर कर रही थी। बिमिंग स्नोबॉल को उठा लेता है और कहता है स्नोबॉल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने फिर से मेरी जान बचा ली। जनरल वी और जैंग के ग्रैंडपा वो दोनों भी वहीं पर आ जाते हैं। बिमिंग जनरल वी से पूछता है लॉर्ड फैंग का क्या हुआ, क्या आप लोगों ने उसको मार दिया? जनरल वी बिमिंग से कहते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए तो स्टार अलायंस वालों ने उसे अपना बंदा बनाया हुआ है, हम दोनों मिलकर भी उसे नहीं संभाल पाए। ऐसे ही उसे एक ओपनिंग मिली, वो यहाँ से भाग गया। मुझे लगता है कि वो स्टार अलायंस वालों को रिपोर्ट करने के लिए गया होगा। अब जल्दी से बताओ कि हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होने वाला है। अगर स्टार अलायंस वाले अपनी पूरी फोर्स लेकर यहाँ पर आ जाते हैं और हम पर अटैक करते हैं, हम लोग क्या करेंगे? बिमिंग उन दोनों से कहता है प्लीज रिलैक्स हो जाए, मेरे पास पूरा प्लान तैयार है, मैंने पहले से प्लान तैयार किया हुआ है, चलो ज़ैंग फैमिली के मेंशन में चलकर बैठकर बात करते हैं। वो दोनों मास्टर्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सोच रहे होते हैं इस लड़के ने तो पहले से प्लान बनाया हुआ है, चलो फिर चलते हैं। नेक्स्ट सीन ज़ैंग फैमिली के मेंशन का होता है। जनरल वी और बिमिंग दोनों ही ज़ैंग फैमिली के मेंशन के टी रूम में बैठे चाय पी रहे होते हैं। टी देर के बाद ज़ैंग के ग्रैंडपा वहाँ पर आते हैं और कहते हैं मुझे माफ कर दो, मुझे एक जरूरी काम था इसलिए आप लोगों को वेट करना पड़ा। ज़ैंग के जख्मों को देख रहा था, उसके जख्म इतने ज्यादा गहरे नहीं है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। जनरल वी से कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर लेडी ज़ैंग को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाता, क्योंकि लेडी ज़ैंग हमें यहाँ पर लेकर आई थी, ये सारा उनका प्लान था। अब जबकि हमें बताया कि लेडी ज़ैंग बिल्कुल ठीक है, तो फिर हम लोग बात करते हैं अब आगे का हमारा प्लान क्या होने वाला है। जनरल वी बिमिंग से कहते हैं तुमने कहा कि तुम्हारे पास एक प्लान है स्टार अलायंस वालों को हराने का, अब जल्दी से हमें बताओ कि वो प्लान कौन सा है। बिमिंग उनसे कहता है वैसे तो हमने स्टार अलायंस वालों को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने स्टार सिटी में उन्हें जो भी करना था उसको नाकाम बना दिया। डीमन रिफाइनिंग टावर को वो लोग हासिल नहीं कर पाए, और अब फीनिक्स सिटी जहाँ पर उनका कब्जा था वो भी प्लान उनका पूरा नहीं हो सकता। जहाँ पर उनके तटपुंजी है यानी कि फैंग फैमिली को हटा दिया है, वो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में है। लगता है कि 1 साल के अंदर अंदर वो यहाँ पर अपने सोल्जर्स को भेजेंगे और फुल अटैक करेंगे। तो मेरा प्लान उनसे निपटने का ये है कि हम तीनों बड़े शहरों को मिलाकर एक शहर बनाते हैं, यहाँ पर तीनों शहरों के लोग एक साथ मिलकर रहेंगे और एक साथ मिलकर स्टार अलायंस वालों से फाइट करेंगे। जनरल वी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम वाकई में तीनों शहरों को एक साथ मिला सकते हो? टैंक के ग्रैंडपा से कहते हैं 1 साल के अंदर तीनों शहरों को मिलाना ये नामुमकिन बात है। वो दोनों ही एल्डर ये बात सुनकर खामोश हो जाते हैं। बिमिंग अपनी चाय का कप उठाता है और चाय पीने के बाद उनसे कहता है ये इतना भी ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। वो जनरल वी से कहता है आप डीमन सिटी के पुराने सिटी लॉर्ड हैं और अब का जो सिटी लॉर्ड है वो भी आपकी फैमिली का एक हिस्सा है, उसको मनाना इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं होना चाहिए, आप उसको आसानी से मना सकते हैं। फिर वो ज़ैंग के ग्रैंडपा से कहता है अब जबकि हम लोगों ने फैंग फैमिली को यहाँ से हटा दिया है तो सिटी लॉर्ड की पोस्ट खाली हो चुकी है। फिनिक्स सिटी में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि उस पोस्ट को भर सके आपके अलावा। एक बार आप सिटी लॉर्ड बन गए तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जनरल वी बिमिंग से कहते हैं मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है ये बात सच नहीं है,
मैं अपने सिटी लॉर्ड के साथ बात नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरी बात नहीं सुनेगा, हालांकि वो मेरी ही फैमिली का एक हिस्सा है। वैसे भी डीमन सिटी में 100 से ज्यादा फैमिलीज हैं। मैं उन सबको कैसे कन्विंस कर सकता हूँ कि वो तुम्हारी इस अलाइंस को मान ले, तीनों शहरों को मिलाकर एक शहर बनाने के लिए राजी हो जाएं। ग्रैंडपा ज़ैंग भी उसे कहते हैं, मेरे लिए भी ये काम इतना ज्यादा आसान नहीं है। इस पूरे शहर को दोबारा से रीबिल्ड करना होगा और इस शहर के लोग फैंग फैमिली को इतनी आसानी से नहीं भूलेंगे। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है वो उनके जहन में है और वो हमें इतनी आसानी से अपना सिटी लॉर्ड नहीं बनाने देंगे। इसलिए वो इस बात को कभी भी नहीं मानेंगे कि हम लोग 3 बड़े शहरों को मिलाकर एक शहर बनाने वाले हैं। मिंग उन दोनों की बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है, तो यहाँ पर मसला वही है। मुझे पता है कि ये दोनों बूढ़े यही सोच रहे हैं, जब हम लोग 3 बड़े शहरों को मिलाकर एक चौथा बड़ा शहर बनाएंगे तो उसके बाद शहर का हेड यानी लॉर्ड कौन बनेगा, क्योंकि ये दोनों ही अपने अपने शहरों के लॉर्ड्स हैं। तो ये इस बात को कभी भी नहीं मानेंगे कि ये किसी तीसरे के अंडर में आए। लेकिन अगर हम लोग स्टार अलायंस वालों को वाकई में हराना चाहते हैं तो हमें तीनों बड़े शहरों को मिलाकर एक बड़ा शहर बनाना होगा ताकि हम सब लोग मिलकर स्टार अलायंस का सामना कर सके। तो क्या बीमिंग इन तीनों बड़े शहर वालों को राजी कर पाएगा कि एक चौथा बड़ा शहर बनाया जाए तीनों बड़े शहरों को मिलाकर, ताकि हम अलायंस के साथ फाइट कर सके? इस सवाल का जवाब हमें नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा। गॉड लेवल की एपिसोड 57 यहीं पे एंड होती है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।